this electron spin, regarding this unit, electron spin resonance spectroscopy, it is very similar to that of this NMR. NMR आप लोग पढ़ चुके होंगे, तो this unit is similar to that of NMR. In case of NMR, you take the nuclear spin, वहाँ पे जाके आप यूज करते हो nuclear spin, and but here you take the consideration of electron spin. Remember this. Basics of NMR you know now because ऑर्गेनिक में आपने स्टार्ट किया है, आई नो दिस. वहां पे जाके आप इंटरेक्शन ऑफ दिस रेडियो वेव्स, वहां पे आप रेडियो वेव यूज करते हो. रेडियो वेव, तो रेडियो वेव की इंटरेक्शन जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, इंटरेक्शन विद द न्यूक्लियर स्पिन, तो वहां पे जाके जो ट्रांजिशन होता है वो आपने देखा होगा कि आई का वैल्यू यहाँ पे जाके आपके पास होता है एम आई वैल्यू प्लस माइनस हाफ. फिर जाके ट्रांजिशन होता है इन बिटवीन दीज टू, एक होता है प्लस हाफ, एम आई का वैल्यू प्लस हाफ, और दूसरे का होता है एम आई का वैल्यू माइनस हाफ. इनके बीच में जो ट्रांजिशन है वो आपने देखा होगा, आपने कैलकुलेशन की होगी कि एनर्जी कैसे यहाँ पे जाके निकालते हैं. अब जिस तरीके से आपने जाके चार्जेड बॉडी है न्यूक्लियर स्पिन, जिस तरीके से यहाँ पे है न्यूक्लियर स्पिन, इसी तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्पिन भी होता है. इलेक्ट्रॉन स्पिन इज देयर. इलेक्ट्रॉन चार्जेड बॉडी है तो इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्पिन होता है. तो इलेक्ट्रॉन स्पिन के साथ अटैच होता है इलेक्ट्रॉन स्पिन का एटम नंबर, तो इसका भी जाके आपका वैल्यू आएगा एमएस का वैल्यू प्लस माइनस हाफ. ठीक है, तो इसमें भी जाके दो एनर्जी लेवल्स होंगे. बस यहाँ पे जाके एक चीज है, यहाँ पे माइनस हाफ नीचे, क्योंकि ड्यू टू द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, तो इसका एमएस का वैल्यू जो माइनस हाफ होगा नीचे और प्लस हाफ होगा ऊपर. तो कुछ सिमिलरिटीज आर देयर, कुछ सिमिलरिटीज है यहाँ पे जाके, बट देयर आर सर्टेन डिफरेंसेस आल्सो, वो भी मैं आपको बताऊंगा. सेकेंडली जो ईएसआर है, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस है, जिसको हम दूसरा और एक नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, ईपीआर. दिस ईएसआर इज आल्सो कॉल्ड ईपीआर, इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी. तो यहाँ पे जाके इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी इसको क्यों कहते हैं, तो याद रखिएगा बेटा, द इलेक्ट्रॉन स्पिन स्पेक्ट्रोस्कोपी सबसे पहले अगर देखा जाए तो न्यूक्लियर एनएमआर से भी पहले ईएसआर को यहाँ पे डिस्कवर किया गया. बट जो ईपीआर है, ईपीआर की जो यहाँ पे एप्लीकेशन है, दैट इज लिमिटेड बिकॉज ईपीआर स्पेक्ट्रा will give only those compounds which have unpaired electrons, जिसमें जाके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो. इसमें जाके आपके कॉम्प्लेक्सेस भी आ सकते हैं. अगर कॉम्प्लेक्स है उसमें यहाँ पे जाके अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है डी में, तो वो भी जाके यहाँ पे ईएसआर एक्टिव होंगे. बट नेसेसरी कंडीशन जो ईपीआर के लिए है, द कंपाउंड मस्ट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट इज इंपॉर्टेंट. तो अगर आपको किसी भी कंपाउंड का आपको ईपीआर करना होगा, देयर मस्ट बी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. अगर वहां पे जाके पेयर्ड है, सबके सब पेयर्ड है, तो मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू 0, तो जाके वहां पे आपको ईपीआर एक्टिव नहीं होगा, उनमें जाके आप ईएसआर स्पेक्ट्रम नहीं देख सकते हो. तो सबसे बड़ी डिफरेंस जो यहाँ पे जाके है, दैट इज दिस. जैसे वहां पे है, वहां पे भी आपको जाके एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियर होना चाहिए. जैसे हाइड्रोजन 1 इज एनएमआर एक्टिव, इसी तरीके से कार्बन 13 इज एनएमआर एक्टिव, बट नॉट कार्बन 12. तो वो आपने पढ़ा होगा थोड़ा सा डिटेल में. मैं आपको जब पढ़ाऊंगा एनएमआर तब फिर से आएगा, रिपीटेशन में रिपीट हो जाएगा, तब आपका रिवीजन हो जाएगा. इसी तरीके से यहाँ पे भी दिस कंडीशन इज इंपॉर्टेंट कंडीशन, कि यहाँ पे कोई भी कंपाउंड हो, जिस कंपाउंड को आपको ईपीआर करना होगा, दैट कंपाउंड मस्ट कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. कुछ कॉम्प्लेक्सेस होते ही ऐसे जो ऑलरेडी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में होते हैं, जैसे O2 में जाके पैरामैग्नेटिक नेचर है, तो ये एनएमआर एक्टिव होगा. यहाँ जितने भी आपके पास फ्री रेडिकल्स हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आप ईएसआर देख सकते हो, बिकॉज देयर आर नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स जो जाके यहाँ पे जनरेट होते हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है. यहाँ आप जब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देखते हो जिनमें जाके फ्री रेडिकल जनरेट होता है, अगर उनका लाइफ टाइम है 10⁻⁶ सेकंड से ज्यादा, then they will get the EPR spectrum. From the EPR spectrum, we can determine the structural consideration, we can determine the
यहाँ पे जाके जो स्ट्रक्चर के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वी कैन कैलकुलेट फ्रॉम दिस ESR स्पेक्ट्रा. तो बट द इम्पोर्टेंट कंडीशन फॉर दिस स्पेक्ट्रा इज दैट देयर मस्ट बी प्रेजेंस ऑफ दिस अनपेयर इलेक्ट्रॉन. ये बात आप याद रखेंगे पहले, ठीक है. दिस इज द इंट्रोडक्शन, टुडे इज द इंट्रोडक्शन लेक्चर अबाउट द EPR. तो ये बात आप जरूर याद रखिएगा. इसी तरीके से यहाँ पे जाके दूसरी बात जो EPR है, जिसका दूसरा नाम इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस भी है, ये डिस्कवर किया था सोवियत फिजिस्ट था. ये सोवियत फिजिस्ट था, फिजिस्ट. नाइनटीन 1944 कुछ लिखते हैं, कुछ लिखते हैं 1945, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. जो नाम था साइंटिस्ट का ज़ावोस्की. ज़ावोस्की वाज द डिस्कवर ऑफ EPR स्पेक्ट्रा. इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी जो जिसने डिस्कवर किया उसका नाम था ज़ावोस्की. एंड इन द ईयर 1944 और 1945 ये जाके डिस्कवर हुआ बिफोर 1 ईयर बिफोर द NMR, ठीक है. और एक इंपॉर्टेंट बात जो है, ESR में आप यूज करते दोनों को मिला के NMR एंड ESR दोनों को मिला के इनको कॉमनली बोला जाता है. दोनों को मिला के, दोनों टेक्निक उसको मिला के बोला जाता है मैग्नेटिक रेजोनेंस फिनोमेना. क्योंकि दोनों में जाके मैग्नेटिक, उसमें जाके एक में न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस है और दूसरे में जाके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेंस है. तो एक में न्यूक्लियस है, एक में इलेक्ट्रॉन है. तो इसे दोनों को मिला के हम यहाँ पे जाके इनको बोलते हैं कि मैग्नेटिक रेजोनेंस फिनोमेना. दोनों को एक साथ कह सकते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस फिनोमेना, मैग्नेटिक रेजोनेंस फिनोमेना. और एक इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे जाके NMR और ESR के केस में है, इन केस ऑफ NMR द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज्ड इन द NMR इज रेडियो वेव. NMR के लिए रेडियो वेव यूज होता है, बट फॉर द ESR नॉट रेडियो वेव, बल्कि इसमें जाके जो यूज होता है दैट इज द माइक्रोवेव. माइक्रोवेव यूज्ड. आपको पता है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी, कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपी हो, there are two things is common. One is the what will be the because it is the interaction of radiation with the matter. किस पार्ट जो कौन सा पार्ट है, जिस पार्ट से यहाँ पे जाके रेडिएशन इंटरेक्ट करेगा, न्यूक्लियस हो, इलेक्ट्रॉन हो, जो भी हो, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो, कौन सा भी आप स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हो, तो वहां पे आपको देखना पड़ता है कि ये जो यहाँ पे जाके रेडिएशन होगी ये किस पार्ट से इंटरेक्ट करेगा. तो इंटरेक्ट यहाँ पे करा कि जो भी आपका इलेक्ट्रॉन होगा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन, वहां पे जाके इफेक्ट करेगा. फिर हम बाकी चीजें देखेंगे आगे. बट यहाँ पे जो रेडिएशन है दैट इज द माइक्रोवेव रेडिएशन. माइक्रोवेव रेडिएशन इज यूज्ड इन दिस केस, बट इन NMR दे आर यूज्ड एज रेडियो वेव. ये क्यों होता है माइक्रोवेव, इसका मैं रीजन बताऊंगा आपको कि क्या रीजन है, व्हाई माइक्रोवेव आर यूज्ड नॉट रेडियो वेव. ये मैं बताऊंगा आपको आगे, ठीक है. इसका आंसर आएगा जरूर. ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पे जाके कि माइक्रोवेव क्यों यूज होता है फॉर ESR नॉट रेडियो वेव. इसका आंसर मैं बताऊंगा आगे. और एक इंपॉर्टेंट बात जो इसके लिए है, जो प्रिंसिपल आप NMR के लिए पढ़ रहे हो वही प्रिंसिपल यहाँ पे भी है, सेम प्रिंसिपल. द प्रिंसिपल फॉर NMR, फॉर ESR, NMR एंड ESR आर द सिमिलर. थ्योरेटिकल प्रिंसिपल इनका थ्योरेटिकल सिमिलर है. हाँ, एक चीज है कि यहाँ पे एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में इसमें रेडियो वेव यूज होता है, इसमें माइक्रोवेव यूज होता है. एक तो ये है. और दूसरी बात ये चीज है इंपॉर्टेंट कि इसमें जो लिमिटेशन है एप्लीकेशन पार्ट पे कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन जिनमें है उन्हीं में ESR होगा. ये चीज है जो दोनों में जाके यहाँ पे डिफरेंस है, ठीक है बेटा. अब ESR स्पेक्ट्रम जो यहाँ पे आप देख रहे हो कि किस तरीके से यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन में ESR स्पेक्ट्रम दिखा रहा है, वो जाके देखेंगे, ठीक है. कुछ चीजें यहाँ पे इंट्रोडक्शन के बेस पे मैंने आपको बता दी. अब आगे हम देखेंगे ESR स्पेक्ट्रम ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कैसे यहाँ पे प्रोड्यूस होता है. इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम ऑफ एन अनपेयर इलेक्ट्रॉन. ESR स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम क्या लिखते हो, ESR स्पेक्ट्रम ऑफ एन अनपेयर इलेक्ट्रॉन. You know that electron possesses a spin. आपको ये पता है सबको कि जो इलेक्ट्रॉन है इसका स्पिन होता है S, एंड S का वैल्यू होगा 1/2.
तो मैग्नेटिक मोमेंट जो इसके साथ एसोसिएट होगा, द मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद दिस मैग्नेटिक मोमेंट जो इसके साथ एसोसिएट होगा, जिसको हम म्यू से बताते हैं, म्यू, ठीक है। तो ये बराबर होगा माइनस जीई म्यू बी एस, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है बेटा। आप मुझे बताएंगे कोई आप में से कि जी क्या है? शाबाश, ये आपका असाइनमेंट था। हाँ, मैग्नेटिक गायरो रेशो, लैंडीज डी फैक्टर है, ये लैंडीज डी फैक्टर, ठीक है। इसका वैल्यू क्या है सर? एंगुलर मोमेंटम डिवाइडेड बाय इफेक्टिव मास, आई थिंक। हाँ, नहीं, और बताओ कोई। एक्चुअली ये जो जीई है, ये मैं आपको आगे भी बताऊंगा, बट यहाँ पे जाके भी याद रखिएगा, अगर आपने वो मैग्नेटिक मोमेंट वाला जो हमने छोड़ दिया था सेकंड सेम में, उसमें जाके जीई का वहां पे जिक्र हो जाती है उसमें। चलो देखेंगे, अगर नहीं आया तो ये जरूर बताएंगे आपको। बट जी क्या है वो आप जान लीजिए। यहाँ पे इसको हम बोलते हैं लैंडीज जी फैक्टर। इसका वैल्यू जो है फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन, जी फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी आगे बताएंगे इसके बारे में बहुत कुछ, अभी याद रखो इतना ही। जी फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए इसका कॉमन वैल्यू है 2.0023, ये याद रखिएगा। द वैल्यू ऑफ जी फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन इज 2.0023 एंड म्यू बी क्या है? म्यू बी इज द बोहर मैग्नेटॉन एंड इज इक्वल टू EH/4 पाई mc। म्यू बी इज इक्वल टू EH/4 पाई mc ने me है क्योंकि चार्ज सी इसमें नहीं आता है। me चार्ज, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, me है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड यहाँ पे जाके जो E है, E इज द चार्ज, H इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। तो जो म्यू बी का वैल्यू है, इसको क्योंकि कांस्टेंट है पूरा, E कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट, H इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, इज कांस्टेंट, 4 इज कांस्टेंट, पाई इज कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट, everything is constant. So the value of this is 9.23. The value of mu b is 9.273 into 10 to the power minus 24 joule per Tesla. मैं यहां पे लिखूंगा फिर से एक बार, क्योंकि वहां पे दिखाई नहीं दे रहा है, मैं जानता हूं। 9.273 into 10 to the power minus 24 joule per Tesla। एक ही इक्वेशन मैंने अभी बताई, मैं आगे नहीं बढ़ा, तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। मैंने अभी तक ये कहा कि इलेक्ट्रॉन हैज एसोसिएटेड विद द मैग्नेटिक मोमेंट। ऑब्वियसली बात है, इलेक्ट्रॉन है तो इसके साथ मैग्नेटिक मोमेंट होगा। तो वो मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो बराबर किसके बराबर है? जी म्यू बी एस, ठीक है। तो यहाँ पे जाके बता दिया मैंने कि जी इज द लैंडीज डी फैक्टर। आगे बात और आएगी, बताएंगे जरूर आपको। और जी जो है इसका इलेक्ट्रॉन में जो इसका वैल्यू है दैट इज 2.0023 एंड म्यू बी इज द बोहर मैग्नेटॉन इज इक्वल टू EH/4 पाई me। तो E is the charge of electron, H is the Planck's constant, 4 is constant, pi is constant, m is the mass of electron. Okay, the value of this is 9.273 into 10 to the power minus 24 जो टेस्ला, ठीक है। ये बात हो गई। अब आगे देखिए बेटा, एनर्जी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन स्पिन इन द अगर मैग्नेटिक फील्ड में देखा जाए, ध्यान दीजिएगा बेटा, जब इस मॉलिक्यूल को यहाँ पे जाके जब आप इसको देखेंगे कि एनर्जी लेवल जो होगी विदाउट द मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एनर्जी जो होती है ये दोनों एनर्जी लेवल, जिसका एस का वैल्यू होगा, एस का वैल्यू अगर हाफ है तो इसका मतलब एम एस का वैल्यू क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ ओरिएंटेशन कितने पॉसिबल है जब एस इक्वल टू हाफ होगा? शाबाश, एनएमआर आप पढ़ चुके हो, बताइए। अगर s का वैल्यू हाफ है, 2s plus 1 is the correct answer, 2s plus 1 is the correct answer. तो s का वैल्यू जब आप हाफ देंगे तो दैट मींस 2 into 1/2 plus 1, 2 and 2 cancel out, there are 2 possible orientations and the value starts from minus to plus.
तो यहाँ पे जाके ms का जो वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल टू -12 एंड +12. But without the external magnetic field, these energy levels are degenerate. ये जो energy levels होंगे ये होंगे degenerate ±12. Without the external magnetic field, that means BZ along the Z axis, इसलिए मैं जाके BZ लिख रहा हूँ. या मैं simply H भी लिख सकता हूँ, H0. Sometimes some books लिखते हैं H, कुछ लिखते हैं B, कुछ लिखते हैं कुछ, आप जो मर्जी लिख लो. तो यहाँ पे जाके it is equal to 0. तब जाके इनका जो वैल्यू होगा that will be equal to the इसका अगर 0 है तो दोनों क्या होंगे, डिजेनरेट होंगे. ठीक है बेटा. तो अगर आप यहाँ पे जाके देखेंगे एनर्जी एसोसिएट जो होगी, सर फिर से रिपीट कीजिए. हाँ वो मैं बोलूंगा, ऑब्वियसली बात है, कोई बात नहीं. मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके से आपने एनएमआर में पढ़ा होगा, इसलिए जाके मैं बार बार एनएमआर की बात इसलिए कर रहा हूँ. द प्रिंसिपल ऑफ एएसआर एंड एनएमआर इज सिमिलर. अब मुझे पता है कि एनएमआर आपने भी रिसेंटली पढ़ा, तो इससे जाके मैं ये बात बोल सकता हूँ, अदरवाइज मुझे पहले एनएमआर स्टार्ट करना था. ये मिंगल ना हो जाए इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का एनएमआर और ऑर्गेनिक का एनएमआर, इसलिए जाके मैं वेट कर रहा हूँ जब तक आपके सर कंप्लीट करेंगे, देन आई विल स्टार्ट. तो मैंने ये कहा कि अगर एस का वैल्यू जो है 1/2 है, स्पिन इलेक्ट्रॉन स्पिन जो है दैट इज 1/2. सो द नंबर ऑफ पॉसिबल ओरिएंटेशन जिसको आप बोलते हो स्पिन क्वांटम नंबर जिसको आप बोलते हो, ठीक है, मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर जिसको आप बोलते हो, तो कितने ओरिएंटेशन पॉसिबल है, 2s+1. तो 2s+1 एस का वैल्यू दिया 1/2, तो वो बन गया आपका 2 ओरिएंटेशन पॉसिबल. अब कौन कौन सी पॉसिबल ओरिएंटेशन है, या तो -12 होगा या तो +12 होगा. मान लीजिए कि अगर एस का वैल्यू आपका 1 आ जाता, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 1 कैसे आएगा, आपका क्वेश्चन यही होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे, तो मैं बोलूंगा बेटा अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ऑर्बिटल है, एक इलेक्ट्रॉन दोनों अनपेयर्ड, तो टोटल एस इसका कितना होगा, हाफ प्लस हाफ, टोटल हो गया 1. तो नंबर ऑफ पॉसिबल ओरिएंटेशन इसमें कितने होंगे, नंबर ऑफ पॉसिबल ओरिएंटेशन इसमें बराबर होंगे कि 2s+1, इसका मतलब हुआ 2 × 1 + 1 हो गए 3, इसका मतलब हुआ -1 0 + 1. इसी तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उतना एस का वैल्यू आएगा, उतना ओरिएंटेशन पॉसिबल है, और जितने ओरिएंटेशन पॉसिबल है बाद में उतने एनर्जी लेवल पॉसिबल है. उसी से तो हमारा काम बनेगा आगे. ठीक है बेटा, समझ आया आलिया, समझ आया? सर आपने जो बात बोला वो मैं बोल रही थी, ऐसे ये मुझे आया समझ में. चलो आगे वही बोलने जा रहा हूँ, पहले ये भी समझाना था ना जरूरी. तो 2s+1 में जो यहाँ पे जाके आपको आया कि ms का वैल्यू आपके आया ±1/2, मतलब +12 एंड -12. अब मैं बोल रहा हूँ कि जो आपका अभी आपने इस इलेक्ट्रॉन को मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखा, द मैग्नेटिक फील्ड, द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज नाउ 0. तो ये दोनों एनर्जी लेवल जो होंगे वो होंगे डिजेनरेट मीन्स एनर्जी सेपरेशन बिटवीन दीज टू एनर्जी लेवल्स विल बी नथिंग. बट जो ही जाके आप इसको अप्लाई करते हो, जब आप इसको अप्लाई करते हो क्या, मैग्नेटिक फील्ड, the degeneracy will now be eliminated and here occurs this one. ये जाके यहाँ पे ms -12 हो जाता है और यहाँ पे चला जाता है ms +12. ठीक है. अब इसकी एनर्जी कितनी है, द एनर्जी ऑफ दिस, द एनर्जी एसोसिएटेड विद दिस ms एंड द एनर्जी एसोसिएटेड विद दिस. पहले ये समझो कि एनर्जी जो एसोसिएट होती है, एनर्जी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन स्पिन इन द मैग्नेटिक फील्ड BZ, मैं लिखूंगा पहले थोड़ा सा, एनर्जी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन स्पिन S विल बी इक्वल टू, इन द मैग्नेटिक फील्ड, ये जरूरी है, इन द मैग्नेटिक फील्ड BZ, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड दिया जा रहा है वो Z एक्सिस के थ्रू दिया जा रहा है, अप्लाइड अलोंग द Z एक्सिस. सो E जो बनेगा बराबर दैट विल बी इक्वल टू -μBZ. ठीक है, -μBZ. अभी आपने जाके म्यू का वैल्यू लिखा था, म्यू का वैल्यू किसके बराबर लिखा था, शाबाश, म्यू का वैल्यू किसके बराबर था, अभी लिखा था GE शाबाश, μB S. तो जब आप इसको जाके इसमें से
यहाँ पे जाके म्यू का वैल्यू एनर्जी में जाके सब्स्टिट्यूट करोगे, ये म्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, व्हाट यू विल गेट दैट यू विल सी हियर, ये माइनस का वैल्यू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एनर्जी किसके बराबर आएगा, एनर्जी विल बी इक्वल टू जी म्यू बी, ठीक है, एस भी आएगा, एस की जगह हम यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्योंकि एस का वैल्यू 2 है, एस के वैल्यू 2 है, एस का वैल्यू एम एस प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, इसी जगह एस की जगह हम एम एस लिख सकते हैं, एक तो होगा बी जेड और एम एस, ये आपको जाके आएगा, ध्यान दीजिएगा, जी म्यू बी बी जेड एम एस, कुछ नहीं किया हमने, एनर्जी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन इज दिस इक्वल टू माइनस म्यू बी जेड, जब हमने जाके बोला कि एनर्जी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन स्पिन एस इन द मैग्नेटिक फील्ड बी जेड, तो वो इसके बराबर है, म्यू का वैल्यू हमें यहाँ पे है, म्यू किसके बराबर है, म्यू बराबर है माइनस जी म्यू बी एस, तो बट एस हमें पता है कि एस के डिफरेंट वैल्यूज हैं इन ये जाके स्प्लिट होता है इन एम एस वैल्यूज, एम एस नंबर ऑफ ओरिएंटेशन, तो जाके एस की जगह हम एम एस लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो आपको जाके एनर्जी ये आ गई, अब आप जाके यहाँ पे निकाल सकते हो एनर्जी, आपका एम एस का जो वैल्यू है वो आपके पास 2 एनर्जी वैल्यूज हैं एम एस के, ठीक है, कौन कौन सा वैल्यू है वो देखिए, एम एस का जो वैल्यू है वो है प्लस माइनस हाफ, तो जब एम एस होगा माइनस हाफ, जब एम एस होगा माइनस हाफ, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, याद रखिएगा पूरे ESR में, जब एम एस होगा माइनस हाफ तब जाके फर्स्ट केस, तो ई का वैल्यू क्या आएगा, ई इक्वल टू जी म्यू बी बी जेड, एम एस का यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट में माइनस हाफ, इसका मतलब माइनस आगे आएगा, ई इक्वल टू माइनस 1/2 जी म्यू बी बी जेड, दिस विल बी द एनर्जी ऑफ दिस, इसको लिखेंगे यहाँ पे माइनस हाफ, यहाँ पे ई माइनस हाफ, वो एनर्जी लेवल जिसका यहाँ पे जाके क्या है माइनस हाफ, इसी तरीके से आप निकाल सकते हो, इसी तरीके से बेटा आप निकाल सकते हो प्लस हाफ के लिए, ई यहाँ पे जाके ब्रैकेट में लिखूंगा मैं प्लस हाफ इक्वल टू, तो यहाँ पे किसके बराबर आएगा, एम एस का वैल्यू प्लस हाफ डालेंगे तो यहाँ पे सीधे आएगा 1/2 ऑफ जी म्यू बी बी जेड, ठीक है, तो एनर्जी यहाँ पे जाके आपके 2 एनर्जीज आ गए, 2 एनर्जीज यहाँ पे आपके आ गए, ठीक है, एक आपका यहाँ पे आया दिस माइनस हाफ एंड प्लस हाफ, नाउ सी द एनर्जी लेवल्स, एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम विल बी दिस, अगर ये विदाउट मैग्नेटिक फील्ड है, जब बी जेड इक्वल टू 0 है तब जाके आपका एम एस का वैल्यू प्लस माइनस हाफ है, ठीक है, प्लस माइनस हाफ, तो यहाँ पे आप फिर जब आपने मैग्नेटिक फील्ड दिया, इसका मतलब एम जेड इज नॉट इक्वल टू 0, एम जेड इज नॉट इक्वल टू, सॉरी एम जेड नहीं बी जेड, आज मैं भी क्या बता रहा हूं आपको, बी जेड इज नॉट इक्वल टू 0, बी जेड इज नॉट इक्वल टू 0, अगर यहाँ पे जाके बी जेड इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, देन द एम एस वैल्यू जो यहाँ पे एम एस का होगा, एम एस विल बी इक्वल टू माइनस हाफ, और इसका एम एस जो वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल टू प्लस हाफ, ठीक है, एम एस इक्वल टू माइनस हाफ एंड एम एस इक्वल टू प्लस हाफ, अब एनर्जी गैप ये होगी डेल्टा ई जो बराबर होता है एच न्यू के बराबर, सी लो, तो एक्साइटेड से लोअर होता है, डेल्टा ई क्या होता है, एक्साइटेड माइनस ग्राउंड स्टेट, तो यहाँ पे क्या करेंगे, डेल्टा ई इज इक्वल टू, तो क्या होगा, एनर्जी ऑफ किसका, एनर्जी ऑफ प्लस हाफ, एनर्जी ऑफ प्लस हाफ माइनस एनर्जी ऑफ माइनस हाफ, बेटा समझ आ रहा है सबको, यस और नो, Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो डेल्टा ई में किसके बराबर लिखूं, फिर प्लस हाफ यहीं पे है 1/2 ऑफ जी म्यू बी बी जेड, माइनस फार्मूला का, और माइनस आपके जो आपका वैल्यू आपके पास है मैंने मिटाया अभी, माइनस 1/2 जी म्यू बी बी जेड, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो डेल्टा ई किसके बराबर आएगा, ध्यान दीजिएगा 1/2 ऑफ जी म्यू बी बी जेड प्लस हाफ ऑफ जी म्यू बी बी जेड, हाफ एंड हाफ कितना हो जाएगा, शाबाश
1 तोड़ तक हुआ तो जाके सीधे वो लिखेंगे ना हम डेल्टा ई किसके बराबर, फिर डेल्टा ई बराबर है जी म्यू नॉट जी ई म्यू बी बी जेड। तो ये आपको आ गया डेल्टा ई और ये बराबर है आपका एच न्यू के बराबर, दिस इज इक्वल टू एच न्यू, ये आपको बराबर एच न्यू के बराबर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है दिस वन, दिस रिलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज सी दिस इक्वेशन। इससे आप जाके निकाल सकते हो कि फ्रीक्वेंसी आपको कितनी चाहिए, आप निकाल सकते हो फ्रीक्वेंसी कितनी चाहिए आपको यहाँ पे एक्साइटेशन के लिए। कैसे, देखिए बेटा, अब डेल्टा ई आपको आया, ई में एम एस माइनस हाफ, इसकी एनर्जी कितनी वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, इसकी एनर्जी कितनी है वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो डेल्टा ई आपको आया, तो इसका मतलब डेल्टा ई जो आपको आया यहाँ पे जाके दैट विल बी इक्वल टू, डेल्टा ई जो आया वो बराबर है जी ई म्यू बी बी जेड। तो ये सब चीजें आपको पता है क्या क्या, कौन सा क्वांटिटी क्या है, ये सब आपको पता है, ठीक है ना, कि यहाँ पे जाके G इज द गैरोमैग्नेटिक रेशियो दैट इज इक्वल टू लैंडिस डी फैक्टर दैट इज 2.0023, म्यू बी इज द बोहर मैग्नेटान, उसका वैल्यू आपको पता है, बी जेड आपको पता है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जो आपने जाके अप्लाई किया मैग्नेटिक फील्ड उसका जाके यहाँ पे कितना है ये। अब यहाँ पे आप डेल्टा ई इज इक्वल टू किसके बराबर, एच न्यू बी। हम ये भी लिख सकते हैं ना कि न्यू फ्रीक्वेंसी बराबर है डेल्टा ई बाई एच, ठीक है, न्यू बराबर है, ये हमने लिखा, खुदाई अच्छा काम परेशानी, डेल्टा ई इक्वल टू एच न्यू इक्वल टू जी ई म्यू बी बी जेड। मैं ये भी लिख सकता हूं ना कि न्यू लिखूंगा यहाँ पे डेल्टा ई बाई एच, डेल्टा ई इसके बराबर भी है तो मैं लिख सकता हूँ जी ई म्यू बी बी जेड बाई एच। अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी तो आपको इससे निकालना होगा डिवाइड बाई एच करके, तो फ्रीक्वेंसी बराबर आएगा डेल्टा ई बाई एच, इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्वेश्चन एक कर लो, घर पे जाके कर लेना, या आपको होमवर्क है या आप करिए इसी इक्वेशन से, आगे मैं इंशाल्लाह कल बताऊंगा, एक क्वेश्चन इसी पे कर लेना। आई विल राइट द क्वेश्चन, प्लीज डू दिस, इट इज योर होमवर्क। कैलकुलेट ASR फ्रीक्वेंसी, लिखो कैलकुलेट ASR फ्रीक्वेंसी ऑफ एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट द ASR frequency of an unpaired electron in a magnetic field, of 0.33 Tesla, given that for the free electron, GE इक्वल टू 2, वहीं पे दिया इसने, जब वो दे के रखेगा तब आपको टेंशन ही नहीं है, 2.0023 तो वैसे भी था, तो अप्रोक्सीमेटली इसने 2 दिया, और म्यू बी का वैल्यू दे के रखा है, क्योंकि पहली ये न्यूमेरिकल कर रहे तो इससे इजी हो जाएगा, 9.27 3 इंटू 10 पावर माइनस, ये वैसे याद रखना पड़ेगा आपको, 24 जूल पर टेस्ला, तो यू हैव टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एक क्वेश्चन ये करोगे आप और मुझे आंसर भेजोगे। क्वेश्चन नंबर 2, इन दी 24 की 27 बेटा -27 है ये, -27 जूल पर टेस्ला, मैं बोल भी रहा हूं यहां से, 9.273 इंटू 10 पावर -27 जूल पर टेस्ला। दूसरा क्वेश्चन है, इन दी ESR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, बट ये आपको चलो आएगा, वैसे आएगा, इन दी ESR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, the ESR frequency of the free electron is 9.5 gigahertz. 9.5 gigahertz. Calculate the magnetic field.
at which the spectrophotometer is operating. Calculate magnetic field, मतलब magnetic field हुआ BZ. Calculate magnetic field of the spectrophotometer. Calculate the magnetic field at which spectrophotometer is operating. At which spectrophotometer is operating. Or is operating. दो चीजें है बेटा, ध्यान दीजिएगा. कुछ चीजें आप खुद भी पढ़ लीजिए घर पे, क्योंकि आप नाउ यू आर इन द थर्ड सेमेस्टर, हाफ ऑफ द एमएससी इज नाउ कंप्लीट. कुछ चीजें घर पे भी पढ़ लो. जैसे अगर आपको अच्छे से पढ़ना इसको है तो सी दैट टेस्ला क्या होता है, गास क्या होता है, इट इज द यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. इनको जाके देखिए, इनके आपस में क्या रिलेशन है. दिस विल बी गुड अगर आप ये देखेंगे. इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में होता है, तो मेगा हर्ट्ज भी कहीं कहीं पे लिखा रहेगा, आप गीगा हर्ट्ज भी लिखा रहेगा. इन चीजों का ख्याल रखिए. और टेस्ला कहाँ पे है, गास कहाँ पे है, इनके बीच में क्या रिलेशन है वो भी देखिए. ये आपका होमवर्क है, आज बहुत होमवर्क मैंने रखा क्योंकि कल आपने आराम किया. तो ये जाके आप क्वेश्चन दोनों कीजिए. नहीं आएंगे तो इंशाल्लाह कल पहले यही करेंगे, तो उसके बाद आगे बढ़ेंगे. ठीक है. होप यू अंडरस्टैंड दिस. आज हमने ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा, तो आज हमने एक इंट्रोडक्शन दिया. तो मैंने सिंपली आपको आज एक रिलेशन बताई, जैसे डेल्टा ई. तो जी कैसे निकालते हैं, सुपर मैग्नेटिक मोमेंट जो एसोसिएट विद द अनपेयर इलेक्ट्रॉन वो किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू जीई माइनस जीई म्यू बी एंड एस. फिर जाके एनर्जी एसोसिएट विद दिस, एनर्जी एसोसिएट विद दिस फ्री इलेक्ट्रॉन वो बराबर है म्यू इनटू दिस बीजेड इन द मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में इसके साथ एनर्जी कितनी एसोसिएट है वो मैंने बताया म्यू इनटू बीजेड. फिर जाके उसमें सब्स्टिट्यूट किया म्यू का वैल्यू, तो यहाँ पे जाके आपका निकाला लोअर एनर्जी लेवल का क्या होगी एनर्जी, हायर एनर्जी लेवल क्या होगी. फिर जाके डिफरेंस किया, वहां पे आपको डेल्टा ई आया, जीई इज इक्वल टू म्यू बी इंटू एम एस, सॉरी जीई म्यू बी इंटू दिस बीजेड. तो यहाँ पे जाके इक्वेशन आ गई आपको डेल्टा ई के बराबर. तो डेल्टा ई जब आपको पता है तो आप फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो. फ्रीक्वेंसी बराबर होगी एच न्यू इज इक्वल टू दिस एंड एच यहाँ पे डिवाइड करोगे तो आपको जाके फ्रीक्वेंसी मिलेगी. तो अगर आपको फ्रीक्वेंसी दे के है यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन में, तो यू कैन कैलकुलेट द बीजेड. आई होप यू अंडरस्टैंड बोथ ऑफ दिस क्वेश्चन बिकॉज दीज टू क्वेश्चन आर वेरी वेरी इजी. कोई क्वेश्चन?